अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक के साथ मैं हूं महक असलम। आयशा बख्श अपनी निजी मसरूफियात की वजह से आज ये प्रोग्राम होस्ट नहीं कर पाएंगी, तो ये फ़र्ज़ मैं अदा कर रही हूँ। नाजरीन, अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी ने जंग के खात्मे की उम्मीदों के बावजूद एक ख़तरनाक तज़ाद पैदा कर दिया है। एक तरफ ओमान और ईरान के दरमियान बातचीत आखिरी मराहिल में पहुंचने और पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें तेज़ होने के इत्तलात हैं, तो दूसरी जानिब बहरी हमले मुसलसल जारी हैं। बाबुल मंदब में हौसियों का कार्गो जहाज पर हमला और 6 अफराद की हलाकत, जिनमें 3 पाकिस्तानी भी शामिल हैं, जबकि खलीजे अदन में अमरीकी कार्रवाई के नतीजे में पनामा के परचम बरदार जहाज को नकारा बनाया जाना जाहिर करता है कि मैदान जंग खामोश नहीं हुआ। अमेरिका की जानिब से अप्रैल में नाकाबंदी के ऐलान के बाद 12 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया जा चुका है, जबकि 14 जुलाई के बाद ये तीसरा हमला है। पाकिस्तान के साहिल से 71 नॉटिकल माइल दूर होने वाली कार्रवाई इस तनाज़े के जुग्राफियाई फैलाव को नुमाया करती है। असल तनाज़ा हमलों तक महदूद नहीं, बल्कि आबने हुर्मुज़ के मुस्तकबिल पर इख्तलाफ इस बहरान की सबसे बड़ी वजह बन चुकी है। दूसरी तरफ ईरान की इनकलाबी काउंसिल ने फिर से वाज़ेह किया है कि अगर ईरान को ख़तरा महसूस हुआ तो खित्ते में अमरीकी और गैर अमरीकी तवानाई सिस्टम्स और इंटरनेट से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया जाएगा। ईरान ये भी वाज़ेह कर चुका है कि इसकी शराइत तस्लीम होने तक आबने हुर्मुज़ बंद रहेगी, जबकि ओमान महफूज बहरी आमदोरफ्त के लिए नए इंतज़ाम की कोशिश कर रहा है। तेहरान इसे मुकम्मल बहाली के बजाय इब्तदाई मरहला समझता है, जिससे ये जाहिर होता है कि बुनियादी इख्तलाफ अभी भी बाकी है। ऐसे माहौल में पाकिस्तान का किरदार फिर से अहमियत इख्तियार कर चुका है। मोहसिन नकवी का तेहरान पहुंचना और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकातें सिफारती सरगर्मी नहीं, बल्कि इस्लामाबाद की सालिसी को दोबारा मुतहर्रिक करने की कोशिश है। पाकिस्तान एक ऐसे मुल्क के तौर पर सामने आ सकता है जो ईरान से करीबी ताल्लुकात और अमरीका से सिफारती रवाबित दोनों को इस्तेमाल करके मुफाहिमत की राह हमवार करे। ख्वाजा आसिफ का मुआहदे के करीब होने का इशारा भी इसी उम्मीद को तक़वियत देता है। ताहम जंग फौरी तौर पर ख़त्म होती दिखाई नहीं देती, क्योंकि दोनों फरीक अभी भी अपनी ताकत, शराइत और मुज़ाकराती पोजीशन मजबूत करना चाहते हैं। ईरान अपनी ताकत का बयानिया दे रहा है, अमेरिका दबाव बरकरार रखे हुए है। इसीलिए अमन किसी अचानक ऐलान से नहीं, बल्कि दबाव, सालसी, समझौतों और बहरी रास्तों पर इत्तफाक के जरिए ही वजूद में आएगा। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी इसी बात पर मुनहसर है कि वो पायदार इलाकाई समझौते में बदलने के लिए कितना मौसर किरदार अदा कर सकता है। आज पैनल में हमें ज्वाइन करेंगे शहजाद चौधरी, जैगम खान और आमिर अहमद खान साहब। अपने पैनल के सामने सवाल हम ये रखते हैं कि ईरान की जानिब से आबने हुर्मुज़ बंद रखने का ऐलान अमरीका के लिए खुला चैलेंज। क्या अमरीका पिस पोजीशन में है कि आबने हुर्मुज़ पर ईरान को दबाव में ला सके? शहजाद साहब, क्या लगता है आपको, अगर अमन मुआहदा करीब है तो फिर बहरी जहाजों पर हमलों का सिलसिला अभी तक क्यों नहीं रुका? अच्छा, आपके जो बुनियादी सवाल का जो जवाब है, जहां आपने पूछा कि अमेरिका हुर्मुज़ पे ईरान को दबाव में ला सकेगा, इसका जवाब है नहीं। इसलिए कि अमेरिका अब आहिस्ता आहिस्ता इस जगह से बाहर जा चुका है, सिवाय शायद 2-3 जहाज़ों के जिन्होंने के नाका लगा कर रखा हुआ है और ईरान के तेल को बंद किया हुआ। उसके अलावा मेरे ख्याल में अब अमेरिका का कोई इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं रह गया, और वो भी एक तरह से इत्माम हुज्जत है। प्रैक्टिकल सेंस में अमेरिका अब यहाँ से जा चुका है, और जिस किस्म का भी मुआहदा अमान और ईरान में होगा, जैसा भी होगा, जब वो मान जाएंगे दोनों अतराफ, तो ये अमेरिका भी उसे मान जाएगा, क्योंकि अमेरिका को समझ आ गई है, या समझ पता चल गया है कि हुर्मुज़ या कोई और इलाका, या जिस तरीके से कि वो ईरान पे हमले करने के बाद कुछ हासिल करना चाहता था, वो हासिल नहीं हुआ, वो अब उससे खलासी चाह के अपने आप को दूर करना चाहता है, और वह बड़ी बड़ी हद तक प्रैक्टिकल सेंस में दूर हो चुका है। अच्छा, दूसरी बात ये भी वजह है कि ये अमेरिका के लिए शुरू से ही नॉन इश्यू था हुर्मुज़ का, लेकिन ईरान ने अपनी बहुत, जिसे कहते हैं ना कि महारत, जो सफारतकारी की, और अपनी, जिसे ट्रम्प खुद कहता है कि शतरंज की खेल है, उसमें ऐसी मूव्स के साथ इसको, हुर्मुज़ को सेंटर और फ्रंट ला के खड़ा कर दिया है, एज एन इशू बना दिया अमेरिका के लिए। अमेरिका के लिए इशू था नहीं ये। अच्छा, इसको ये भी कहना अजीब सा लगता है, कहा जाता है, बहुत ज्यादा कहा जाता है कि देखिए, जो ऐसा इशू था जो पहले जंग में नहीं था, अब वो जंग के बाद इशू बन गया। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा कमाल ये है कि अमेरिका को किसी हद तक
इसमें घेर लिया है ईरान ने इसको एज ए लेवरेज। अब फिर शुरू में दोनों अतराफ लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती थी इसको, लेकिन ईरान उस पर ज्यादा गालिब आ गया क्योंकि वो ज्योग्राफिकली क्लोज रहता है, उसके 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 पहलू में बहता है। अमेरिका को दूर से आके उसके ऊपर जो कुछ करना पड़ता है कर सकता है, और वो उस हद तक नहीं करना चाहता जैसा। बहरहाल तो हुर्मुज पे उसका कोई असर रसूख नहीं हो सकता। दूसरी बात, हुर्मुज मसला है यहाँ के मुल्कों का, जीसीसी का, ईरान का, बुनियादी तौर पर इन इन मुल्कों का मसला है हुर्मुज। जब भी होगा, अभी तो आप ओमान और ईरान की बात कर रहे हैं कि ये आपस में कोई मामला करना चाह रहे हैं। असल में जब ये मामला हो जाएगा, जो भी मामला तय होगा, उसके बाद जीसीसी के बाकी मुल्कों की बारी आएगी कि वो क्या इससे एग्री करते हैं कि नहीं करते। तीसरी बात, ईरान का और अमेरिका का जो रद्द-ए-अमल जो अब तक रहा है, उसकी आपने एक असर तो देखा खत्ते के अंदर, कि आपने देखा एक मक्का में मुआहदा हो गया, 3 मुल्क बाहर के, खत्ते के बाहर से 2 मुल्क आके एक बड़े मुल्क के साथ जुड़ गए। इसकी डायनामिक्स एक और तरीके से लॉन्च होती हैं। ये डायनामिक्स क्या असर दिखाएंगी आने वाले वक्तों में, ये देखना पड़ेगा। हम जो मर्जी कहते रहे कि ईरान ऐसा है, हम पाकिस्तान उनके हमसाए हैं, वो ये है वो है, वो सब ठीक है, और पाकिस्तान बहुत कोशिश करेगा कि ईरान इसको उसी तरीके से समझे, उसी कॉन्टेक्स्ट में समझे। लेकिन क्या ईरान हमेशा वैसे ही समझेगा? बहुत मुश्किल है ये कहना इस वक्त कि इसके असरात कहाँ तक जाएंगे और क्या होंगे। सही, ठीक। अच्छा शहजाद साहब, जो आपने कोशिश की बात की, सवाल एक मेरे जहन में है कि अभी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो तेहरान पहुंचे हैं और ईरानी सदर से उन्होंने मुलाकात की, अब्बास अरागची से उन्होंने मुलाकात की, तो ये कोशिश की ही एक कड़ी है उनका वहाँ पर जाना, या कोई यहाँ पैगाम हम कह सकते हैं कि लेके गए हैं? नहीं, मेरा ख्याल है हम बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं बात को, बखाम खाम है। आई मीन नकवी साहब बुनियादी तौर पर शामिल तो रहे हैं इस चीज के अंदर, कोई शक नहीं है, लेकिन उससे देखिए, जब हमने पहला ये जो एग्रीमेंट किया था, इस्लामाबाद एग्रीमेंट, उसके बाद बात कहां से कहां चली गई। आप पाकिस्तान और तुर्की सऊदी अरेबिया के साथ मिलके एक अलाइनमेंट में आ गए, यानी तो इस्लामाबाद एग्रीमेंट तो पीछे रह गया फिर। अब उसके डायनामिक्स, अच्छा मुझे एक बात पे आने दीजिएगा कि ये जो जो जहाजों का जिक्र किया कि पाकिस्तान से 70 मील दूर पाकिस्तानी फ्लैग बेरर जहाज के ऊपर, फ्लैग बेरिंग जहाज के ऊपर अटैक हुआ, ये किसने किया? जरूरी नहीं कि ईरान ने किया। तो मैं जब ये देखता हूँ ये तमाम चीजें, तो मुझे नहीं मालूम कि इस खत्ते में अभी और क्या चैप्टर्स लिखे जाएंगे। ये किताब है जिसका कि अभी सिर्फ शायद पहला चैप्टर भी अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। कितने और चैप्टर्स लिखे जाएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। इसलिए मेरा ख्याल है हम बहुत जल्दी फैसलों पे पहुंचने की बजाय अगर ये देख लें कि हम अपने तय, अपने तौर पर, एक मुल्क के तौर पर, अपने कंटेन्ड सेल्फ के अंदर रहते हुए कैसे मैनेज कर पाते हैं इन चेंजिंग डायनामिक्स को जो कि इस खत्ते में हो रही हैं, तो वो पाकिस्तान के हाथ में बेहतर होगा। वरना अगर ये फैलता गया इसका दायरा, तो इस हद तक कॉम्प्लिकेट कर सकता है, जिस तरीके से क्या अटैक्स हुए बाबल मंदेब, और ये इकट्ठे चलेंगे, बाबल मंदेब और ये हुर्मुज है। बाबल मंदेब पे अगर लड़ाई होती है तो उसका असर हुर्मुज पे आएगा। हुर्मुज पे तो खत्म हो गई तकरीबन, अब लड़ने वाला ही वहां कोई नहीं है, तो इसलिए बाबल जो कुछ होगा बाबल मंदेब पे होगा। तो ये मुश्किलात ऐसी है कि इनको बहुत कट एंड ड्राइड चीजों के अंदर समोना और उनके ऊपर कोई अपना हतमी फैसला देना इम्पॉसिबल हो चुका है। बहुत ही तब्दीलियां इस वक्त की हो रही हैं और बनती जा रही हैं, और किताब के चैप्टर्स लिखे जा रहे हैं और चैप्टर्स खुले हुए हैं, अभी तक किताब अभी तक मुकम्मल नहीं। ठीक है शहजाद साहब, आपका कमेंट आगे। जैगम साहब आपकी तरफ आते हैं। बाबुल मंदिर से खलीज ओमान तक ये जो आग फैलना शुरू हो गई है, आपको क्या लगता है मुसलसल बहरी हमले या किसी बड़े फैसले और फैसला कुन मार्के की तमहीद बन रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त दोनों फरीक इसको इस सतह पे ले जाना चाहते हैं जिसमें एक बड़ी जंग में बदल जाए। अमेरिका ख़ुद उस तरफ नहीं जाना चाहता, इतना बड़ा नुकसान वो नहीं करना चाहता। एक फॉरएवर वॉर जिसको अमेरिकी कहते हैं ना, ऐसी जंग जिसमें फंस जाओ तो फिर 10 साल 20 साल 30 साल तक निकल ना सको, उस फॉरएवर वॉर में अमेरिका नहीं जाना चाहता, उसकी कीमत नहीं देना चाहता। अमेरिका यहाँ से निकलना चाहता है, और निकलना चाहता है इस वजह से कि बहुत बुरी तरह से वो फंस चुका है। डोनाल्ड ट्रंप नथनों से धुएं निकाल सकते हैं, लेकिन अमेरिका इस वक्त इस स्ट्रेट को नहीं खुलवा सकता, हुर्मुज़ को नहीं खुलवा सकता। अमेरिका अपने इत्तेहादियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रहा है, वो इस खित्ते में अपने इत्तेहादियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता। और इससे भी बड़ी बात कि अमेरिका अपने खित्ते में अपने अड्डों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रहा है। जी, जो अड्डे इस पूरे खित्ते में उसके मफाद के निगहबान थे,
उसके इत्तेहादियों के निगहबान थे, उन अड्डों के तहफ़्फ़ुज़ में भी अमेरिका नाकाम हो गया है। वो अपनी नेवी भी हुर्मुज़ में नहीं ला सकता। तो अमेरिका की जो ताकत की प्रोजेक्शन थी, जो उसको एक सुपर पावर के तौर पर दिखाती थी, उसमें वो आकर फंस गया है। वो आया यहाँ पे कमर तोड़ने था, लेकिन उसने ईरान को वो दे दिया है जिसका ईरान तसव्वुर नहीं कर सकता था, उसके वहमो गुमान में नहीं था। और वो चीज़ है कि इस इलाके की क्रिटिकल जोग्राफ़ी पर ईरान का कंट्रोल, इस इलाके का जो पूरा जोग्राफिया है, उसकी अहम तरीन जगह, उसकी बैकबोन, उसकी क्रिटिकल जोग्राफ़ी, वो है हुर्मुज़। और ये वो चीज़ है जिसे सन त्ज़ू ने, चीनी जो माहिर है जिसका हर वक्त जिक्र किया जाता है स्ट्रेटजी में, उसने कहा है सन एंड अर्थ, ये कुदरत का तोहफ़ा होता है, जिसके हाथ आ जाए तो उसका पल्ला भारी हो जाता है, जोग्राफिया जिसके हाथ में हो। और हमें तो ऐसा लगता था कि ईरान को ख़ुद इस बात का एहसास नहीं था कि ये जोग्राफिया उसके लिए कितनी बड़ी ताकत बन सकता है, और अमेरिका और इसराइल ने आके ये ताकत उसके हाथ में थमा दी। जब इस खित्ते के दूसरे इलाके के जो दूसरे मुल्क हैं जी जो अमेरिका पर इन्हिसार कर रहे थे, और पूरी दुनिया के लिए एक मुश्किल पैदा हो गई है, क्योंकि पूरी दुनिया के मफादात इस इलाके से वाबस्ता हैं। दुनिया का 20% तेल यहाँ से निकलता है। तो ईरान आबनाए हुर्मुज़ को एक लिवरेज के तौर पर डिस्कवर करने के बाद, उसका कंट्रोल हासिल करने के बाद, उसको मैक्सिमम फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। वो इसके ज़रिए से ऐसा मुआहदा हासिल करना चाहता है जिससे उसके मफादात का देर पा तहफ़्फ़ुज़ हो, और वो भी ऐसी सूरत में जबकि ट्रस्ट का कोई लेवल नहीं है। अमेरिका और इसराइल को भी ईरान पर ट्रस्ट नहीं है, लेकिन ईरान का तो मसला ही दूसरा है ना। उसके साथ तो मुआहदे करके तोड़े गए हैं, मुआहदे करके फिर जंगें की गई हैं, और मुआहदों के प्रोसेस के दरमियान में उस पर हमले किए गए हैं। अमेरिका की एक और मुश्किल ये है कि अमेरिका के अपने जो मिसाइल से तहफ़्फ़ुज़ करने वाले जो हथियार थे, जो इंटरसेप्टर थे, अब थार्ड जो सबसे अहम था वो 80% ख़त्म हो चुका है। पेट्रियाट जो था वो आधा ख़त्म हो चुका है। अब हालत पिछली बार ये हो गई थी कि अमेरिका के, ईरान के जो मिसाइल हैं उनको सेलेक्टिवली टारगेट कर रहे थे, तमाम को टारगेट नहीं कर रहे थे ताकि इंटरसेप्टर महफूज रह सकें। इतना एक्सपोजर हुआ है, इस तरीके से अमेरिका एक्सपोज हुआ है उस जगह में जो उसके लिए तारीख़ी तौर पर इंतहाई अहम रही है, जहाँ पे आकर उसने जंगें लड़ी हैं, जहाँ का तेल उसके लिए इसलिए अहम है कि अगर वो तेल डॉलर में ना ख़रीदा जाए तो उसकी अपनी इकानमी के लिए चैलेंज बन जाए। तो फिर जैगम साहब इसका हल क्या है? क्योंकि देखिए जब ये मामला शुरू हुआ था तो उस वक्त हमें याद है कि अमेरिकी वज़ीर दिफा ये कहते थे, पीट हेग्सेट, के जी हमारे पास तो बड़ा ज़ख़ीरा और हम मुसलसल ख़रीद भी रहे हैं। तो अब जो आप अदादो शुमार बता रहे हैं, इससे तो हमें अमेरिका मुश्किल में नज़र आता है। यानी बहुत सारे अमेरिकी सैनेटर्स जो कि ट्रंप पे तनकीद कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक कर रहे थे। इसका हल क्या है, वे आउट क्या है? देखिए, ताकत की तो बात कर दी। देखिए, अमेरिका की ताकत का तो दुनिया में कोई जोड़ नहीं है, बहुत बड़ी वो ताकत है, लेकिन आप अपनी ताकत को किसी जोग्राफिया में इस्तेमाल करते हैं, और बाज़ औक़ात बहुत बड़ा हाथी एक तंग जगह में से फंसता है कि उसके लिए निकलना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे जो चीज़ अमेरिका के ख़िलाफ़ गई है वो वहाँ की जोग्राफ़ी है कि जहाँ में वो आके हिलने के फिर काबिल नहीं है। देखिए, हल तो है नेगोशिएटेड सोल्यूशन। अमेरिका की तरफ से इस बात का इकरार कि अब वो दुनिया की वाहिद ताकत नहीं है, और ये मसला दुनिया की जो दूसरी दो बड़ी ताकतें हैं ख़ास तौर पर, यानी चीन और रूस, और उसके साथ जो इलाकाई ममालिक हैं, उनके साथ मिलकर इस पूरे खित्ते के देरपा अमन के लिए, उसके लिए कोई फ्रेमवर्क बनाने के लिए, वो है इसका देरपा हल। जब तक इसराइल ये सारी बदमाशियां करता रहेगा, ये सारा तूफान मचाए रखेगा, कत्लेआम करता रहेगा, जेनोसाइड करता रहेगा, और अमेरिका उसको बैक करता रहेगा, बिल्कुल जैगम साहब, देखिए जो इसराइल है वो तो पास नहीं आएगा, क्योंकि वो बारहा कह चुका है कि जो अमन मुआहिदा हुआ हम तो उसको मानते नहीं है। शहजाद साहब, आपको भी ये लगता है कि जब तक इसराइल बाज नहीं आएगा तब तक खित्ते में या दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता? अच्छा, मेरा सवाल थोड़ा सा ज़रा मुख्तलिफ है, और बड़े अदब के साथ जैगम साहब भी इस पर ज़रूर रोशनी डालें कि देखिए, ये तो अमेरिका की हम बात करते हैं ना कि ईरान और अमेरिका, हुर्मुज़, ईरान और अमेरिका, तो जिस तरीके से हम कहते हैं कि हुर्मुज़ ने तो दुनिया को काबू में कर लिया, तो दुनिया जो है वो फिर ईरान के साथ अपना मामला कैसे तय करेगी?
किस तरीके से, यानी आप आज तो दुनिया अगर परेशान है तो जीसीसी परेशान है, चलो जीसीसी तो उनके हामी हो गए इसलिए उनको परेशान होना बनता है, लेकिन बाकी दुनिया जो हुर्मुज की वजह से परेशान होगी वो फिर ईरान को किस तरीके से उसके साथ निभा करेंगे, इस ईरान की इस किस्म की जो उनकी जो रविश है। मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं पे इसराइल और अमेरिका के चक्कर से निकल के ईरान को कहीं ना कहीं पे दुनिया के साथ मामला भी करना पड़ेगा। दूसरी बात, हम भूल जाते हैं कि सैंक्शंस और प्रोलिफरेशन, सैंक्शंस और प्रोलिफरेशन ये इतने बड़े मसले हैं, ये दुनिया के मसले हैं, ये अमेरिका के मसले नहीं हैं। तो जब हम दुनिया के मसाइल को देखते हैं विज़ावी ईरान, तो ईरान को उनके साथ भी तो एडजस्ट होना है जो 100 बाकी 93 मुल्क हैं। मुझे यहाँ पे लगता है कि जहां पर आके हमारी जो बातचीत होती है वो पूरे तरीके से इस समागिरी के तौर पे लेके के अंदाज में इसको शायद एड्रेस नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहना है शहजाद साहब। आमिर साहब आपकी तरफ आते हैं, क्या अमेरिका और ईरान वाकई अमन चाहते हैं या दोनों फरीक? जी जैगम साहब क्या ऐड करना चाह रहे हैं आप? जी नहीं, मैं देखिए, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं चौधरी साहब से, और यही पॉइंट था मेरा कि देखें फिर टेबल पे दूसरी दुनिया को होना चाहिए ना। चीन के कितने मफादात थे, चीन के लिए हुर्मुज़ कितना अहम है, अमेरिका से भी ज्यादा अहम है। चीन टेबल पर क्यों नहीं है, रूस टेबल पर क्यों नहीं है? तो ये मसला मैं वही कह रहा हूं। बिल्कुल जैगम साहब, बल्कि बहुत से हल्के तो कहते हैं कि चीन मसला है तो बैन अल-अक़वामी तौर पे हल होगा। बिल्कुल, बहुत सारे हल्के तो कहते हैं कि चीन और रशिया जो है वो बैक हैंड पे रह के सपोर्ट करें और अब उनको सामने आ भी जाना चाहिए। आमिर साहब आपकी तरफ आते हैं कि अमेरिका और ईरान वाकई जो है हम चाहते हैं दोनों फरीक आखिरी वार से पहले अपनी अपनी ताकत आजमा रहे हैं? देखिए, ईरान की चॉइस नहीं है ये कि अमन हो या ये जंग जारी रहे, ये ईरान की चॉइस नहीं है। ये अब चॉइस बुनियादी तौर पे अमेरिका की है। और महक, इसके अंदर जो एक चीज़ जहन में रखने वाली बात है ना, देखें एक तनाज़ा, एक ऐसा तनाज़ा जो सियासी भी है, जोग्राफियाई भी है और अस्करी भी है और सबसे बढ़ के वो नज़रियाती भी है, जो 50 साल से चल रहा है इस दुनिया के अंदर। अब उसका हल जो है वो 5 हफ्तों में या 5 महीनों में तो निकलना मुश्किल नज़र आता है ना। एक तरफ एक ऐसी रजीम है जो आलमी पाबंदियों के बावजूद भी उसने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बनाने के लायक है। क्या ये चीज़ हमारी जो सो कॉल्ड वेस्टर्न वर्ल्ड है, क्या ये चीज़ जो है वो उसको काबिल कबूल हो सकती है? नहीं। ना तो मगरिब के अंदर ईरान की तरफ ये बदगुमानियाँ जो हैं ये चंद हफ्तों या चंद दिनों के अंदर चली जाएंगी या चंद महीनों में चली जाएंगी, और ना ही ईरान की जो रजीम है उसके नज़रियात और उसकी सोच जो है वो चंद हफ्तों या चंद महीनों में बदल जाएगी। इसलिए मैंने कुछ अर्सा पहले इसी प्रोग्राम में कहा था कि ये अब एक लो इंटेंसिटी और प्रोट्रैक्टेड यानी कि एक लंबी जंग की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। उसके और भी काफ़ी सारे अवामिल हैं। पहले तो ये कि सदर ट्रंप, जिनका ख्याल था कि वो इजराइल के झांसे में आ गए, उनकी बातों में आ गए, उनका ख्याल था कि ये तो चंद दिनों की बात है कि वो रजीम चेंज कर देंगे और एक 50 साल पुराना मसला जो मगरबी दुनिया के लिए बना हुआ है ईरान की शक्ल में, उसकी रजीम की शक्ल में, उसका खात्मा कर देंगे। जब उनको ये समझ आ गई कि नहीं ऐसा होने वाला नहीं है, फिर उन्होंने भरपूर अस्करी ताकत इस्तेमाल करके भी देख ली और वो भी उनको पता चल गया कि नहीं, उससे भी कोई ख़ास फ़ायदा उनको नहीं होने वाला। और उससे जो अमेरिका के अंदर ना सिर्फ उनके खिलाफ जो है वो राय जो है वो उनके खिलाफ होती हुई नज़र आई, बल्कि इजराइल के खिलाफ नौजवान नस्ल के अंदर, अमेरिकी नौजवान नस्ल के अंदर पहली दफ़ा हमने देखा कि इतने बड़े पैमाने पर उसकी अप्रूवल रेटिंग इजराइल की जो हैं वो कम हुई हैं वहाँ पे। तो उनकी तो दिलचस्पी इस मामले में ख़त्म हो गई है। जाहिर है कि नवंबर के अंदर जो मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं उनकी पार्टी का भी ज़्यादा फोकस उसी के ऊपर है, तो वो तो ये मामला पेंटागन को थमा के साइड के ऊपर हो गए हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम है इस अमन मुआहदे के सामने कि अमन के ऊपर इत्तफाक ये नहीं है कि अमेरिका और इजराइल ऐसा नहीं होने दे रहे हैं, अमन के ऊपर इत्तफाक तो जीसीसी के अंदर भी नहीं है। क्योंकि देखिए, किसी भी किस्म के अमन मुआहदे से अगर ये जंग बंद होती है तो ईरान की ताकत में इजाफा होता है। ये बात दुनिया को बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई है और जीसीसी में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो इस चीज़ को फौरी तौर पर कबूल करने को तैयार हो। इसीलिए आपने देखा ना कि चलें, इजराइल को जब थोड़ा सा
धुतकारा प्रेसिडेंट ट्रंप ने और उसको पीछे हटना पड़ा, तो लेबनान और हिजबुल्ला एक बहाना बन गए। वो जब पस मंज़र में गए तो बहुत सी रेबल्स जो हैं वो एक बहाना बन गए हैं। कल को वो नहीं होंगे तो कोई और बहाना बन जाएगा। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इसका कोई फौरी हल जो है वो निकल सकता है, सामने आ सकता है। कोई वजह है ना कि आखिर चीन और रूस जैसी ताकतें जो हैं वो अभी तक इसके अंदर वो अपना वजन जो है वो इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, वो बिल्कुल खामोशी से पीछे बैठी हुई हैं। सो ये मेरा ख्याल है ये एक ऐसी जंग बनती जा रही है जिसके साथ रहना दुनिया को कुछ अरसे के लिए और काफ़ी सिग्निफिकेंट अरसे के लिए अब दुनिया को सीखना पड़ेगा कि इस जंग के साथ उन्होंने कैसे रहना। जी, अपनी पॉलिसीज उसी तरीके से तैयार करनी पड़ेगी। आमिर साहब, इस जंग के साथ किस तरह से जीना, वैसे दुआ तो यही है कि जंग खत्म हो, खित्ते में पूरी दुनिया में अमन कायम हो। नाज़रीन, अब एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, पंजाब में बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल से मुतालिक सामने आने वाले अदादो शुमार सिर्फ तशवीशनाक नहीं बल्कि इस बात का वाज़ेह इशारा है कि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का मौजूदा निज़ाम संजीदा दबाव का शिकार है। वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी की तहकीक के मुताबिक सिर्फ 2 साल के दौरान 5000 से ज़्यादा बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल के वाक़यात रिपोर्ट होना एक इंतहाई संगीन सूरत हाल है। तहकीक बताती है कि मुतासरीन में 7 से 12 साल की उम्र के 62% बच्चे जबकि 38% बच्चियां शामिल हैं। बच्चों के अगवा और ज़्यादती के ज़्यादातर वाक़यात दोपहर 12 से 3 बजे के दौरान पेश आए, जबकि जुमा, हफ्ता और इतवार को वाक़यात की शरह सबसे ज़्यादा रही। बच्चों और बच्चियों से ज़्यादती, तशद्दुद और दीगर जुराइम के तज्ज़िये के बाद 5 शहर हसास करार दिए गए हैं, जिनमें फैसलाबाद सर फहरिस्त है, कसूर दूसरे, शेखुपुरा तीसरे, लाहौर चौथे और मुल्तान 5वें नंबर पर है। अदादो शुमार के मुताबिक जिनसी इस्तेहसाल के तकरीबन 78% केसेस में पड़ोसी, मकामी दुकानदार या करीबी अफराद मुलव्विस पाए गए हैं, जो सबसे ज़्यादा परेशान कुन पहलू है। गुज़िश्ता हफ्ते शाया होने वाली साहिल की जनवरी ता जून 2026 की रिपोर्ट ये बताती है कि मुल्क भर में बच्चों के खिलाफ जुराइम के तकरीबन 80% केसेस पंजाब से रिपोर्ट हुए, 15% केसेस सिंध से, जबकि खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान से मजमूई तौर पर 5% केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। ये इस बात की निशानदही है कि इन इलाकों से ऐसे वाक़यात की अंडर रिपोर्टिंग की शरह ज़्यादा है। आपको ये बताएं कि रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 57% जो केसेस है वो शहरी और 43% जो केसेस है वो देही इलाकों से रिपोर्ट हुए हैं। सवाल ये है कि सिर्फ ये नहीं है कि वाक़यात इतने ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, बल्कि ये भी है कि क्या हमारे मुआशरे में बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि ख़तरे की सूरत में वो किससे मदद मांगे। क्या वालिदैन और स्कूल्स इस हवाले से बच्चों की मुनासिब तरबियत कर रहे हैं? क्या करीबी अफराद पर ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद ऐसे वाक़यात के लिए सॉफ्ट ग्राउंड फराहम कर रहे हैं? और सबसे अहम, अगर इतने ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, फिर रोकथाम के निज़ाम में वो स्पेस, वो खला कहाँ पर है जहाँ से मुजरिम बार बार बच्चों तक पहुँच रहे हैं? अपने पैनल के सामने हम जो सवाल रखेंगे वो सवाल ये है कि बच्चों से जिनसी इस्तेहसाल के वाक़यात पंजाब सर फहरिस्त, 2 साल में 5000 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए। बढ़ती मुआशरती बेहिसी, इसका ज़िम्मेदार कौन है? मुतल्लिक़ इदारे हैं, हुकूमत है, वालिदैन या फिर मुआशरा? ज़ैगम साहब, आपकी तरफ सबसे पहले आते हैं। महक, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो तादाद है ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये जो समंदर के अंदर बहुत बड़ा बर्फ़ का तोदा होता है और उसकी छोटी सी एक नोक बाहर निकली होती है, ये वो है। क्योंकि ये केसेस हैं रिपोर्टेड जी, जो पुलिस को रिपोर्ट किए गए। इसलिए ये किस जगह में ज़्यादा हैं ये नहीं बताता कि वाकई वहाँ ज़्यादा होता है। अगर पंजाब से ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पंजाब में ही ज़्यादा हो रहे हैं। हाँ। पंजाब में ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। ये पूरे पाकिस्तान का मसला है और ये बहुत बड़ा मसला है। और 3 सतहें हैं जिन तीनों पर पाकिस्तान का माशरा और पाकिस्तान की हुकूमत नाकाम हो रहे हैं। सबसे पहली बात है बच्चों का तहफ़्फ़ुज़, प्रिवेंशन। जी कि ना घर, वालिदैन, माशरा बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, उनको समझाकर माशरे में ऐसा बंदोबस्त करके, तरबियत के ज़रिए ऐसा माहौल बना के, ऐसे इदारे बना के
जिनसे उनको तहफ़्फ़ुज़ मिले, और दूसरी बात है डिटेक्शन। जी, ये सबसे ख़तरनाक बात है। हमें मालूम ही नहीं है कि बच्चों के साथ कितनी ज़्यादती हो रही है, कहाँ कहाँ हो रही है। वहाँ से रिपोर्टें आती हैं जहाँ से हम सोच भी नहीं सकते। हमें मस्जिदों से वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, मदारिस से रिपोर्ट होते हैं, तालीमी इदारों से होते हैं ज़ैगम इत्तेमाद साहब। होता है हमें, तालीमी इदारों से रिपोर्ट होते हैं। देखिए, तालीमी इदारा तो आम इदारा है ना, जी। मुक़द्दस जगह तो नहीं है ना, वहाँ का तो तस्वुर भी नहीं किया जा सकता ना। और घरों के अंदर, महल्लों के अंदर, रिश्तेदारों के घर में, यानी हमें मालूम ही नहीं होता। जब कोई रिपोर्ट सामने आती है, कोई ऐसा वाक़या होता है जिसकी वजह से वो डिटेक्ट हो जाता है, सामने आ जाता है, कोई देख लेता है, बच्चा बता देता है, तो तब डिटेक्शन होती है। और जस्टिस की तो बात ही छोड़ दें। पाकिस्तान में जो जस्टिस का हाल है, उसमें कोई वाक़या डिटेक्ट भी हो गया तो ख़ानदान वालों के लिए मज़ीद ज़िल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। यही वजह है कि रिपोर्ट्स होती ही नहीं है। और ये सब अलामत है एक ऐसे माशरे की जिसे अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र नहीं है। देखिए, बच्चे के साथ एक चीज़ आप वाबस्ता करें, वो है मुस्तकबिल। आपका बच्चा आपका मुस्तकबिल है, माशरे का बच्चा माशरे का मुस्तकबिल है। और जिस माशरे में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर फिर रहे हों, आप बताएं वो कितने वल्नरेबल हैं। लेकिन ज़ैगम किसी साहब, भी सवाल ये भेड़िए नहीं के कि लिए बच्चे उनको कितने शिकार स्कूल से करना। बाहर है या स्कूल में पढ़े, सवाल तो ये कि ना तो स्कूल महफूज है ना घर महफूज है, कोई जगह फिर बच्चों के लिए महफूज नहीं है। तो इसमें पेरेंटिंग का जो रोल है वो कितना फिर इम्पोर्टेंट है? जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके साथ एक शेम वाबस्ता है, शर्म वाबस्ता है। जब शर्म वाबस्ता है तो इसका मतलब है खामोशी वाबस्ता है, कि घर में बच्चों से ये बात ही नहीं की जाती। जी। इतनी मामूली बात भी नहीं सिखाई जाती कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। बिल्कुल। किस तरह का कोई आपको टच करे तो वो इजाज़त है, किस तरह का टच करे तो उसकी इजाज़त नहीं है। किस तरह की गुफ्तगू आपसे कोई कर सकता है और किस तरह की गुफ्तगू अगर कोई करेगा तो आपने घर आके बताना है। बिल्कुल। ऐसा शर्म वाबस्ता है कि यहाँ पर घर तो वाले फिर ये होता है ना बताते कि नहीं हम अपने बच्चों को खुद ही वो कॉन्फिडेंस देते ही नहीं है कि बच्चा इतना फ्रेंडली हो कि अपनी हर बात उनके साथ शेयर कर सके। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक वंस अगेन नाज़रीन। बच्चों का जिनसी इस्तेहसाल और पंजाब में बढ़ते हुए वाक़यात, एक अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो गई है। आमिर साहब, आपकी तरफ आते हैं। 7 से 12 साल की उम्र के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा टारगेट होते हैं। वक्त की अगर बात की जाए तो दोपहर 12 से 3 बजे का वक्त इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि ये वो वक्त होता है जिसके अंदर बच्चे ज़्यादा या तो किडनैप होते हैं या ज़्यादा टारगेट किए जाते हैं। जुमा, हफ्ता और इतवार के वो दिन होते हैं जिसमें रिपोर्टिंग बच्चों के इस तरह के वाक़यात की ज़्यादा हुई है। क्या कनेक्शन आपको लगता है, वो कौन से अवामिल है जो इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं? देखिए, जो बढ़ावा देने की अगर आप बात करती है ना, मैं ख़ास तौर पे तो आपको आपके अपने कहा हुआ जुमला में दोहराता हूँ कि ज़्यादातर बच्चों जो जिनका इस्तेहसाल किया गया, जिनसी इस्तेहसाल, वो उनके जानने वाले थे। अब ये पैटर्न यूनिक नहीं है पाकिस्तान के लिए, सारी दुनिया के अंदर जब आप जिनसी इस्तेहसाल की बात करती हैं तो उसमें मुजरिमों की एक अक्सरियत जो है वो आपके करीबी हलकों में से होती है, आपकी फैमिली में से होती है, आपके दोस्तों यारों में से होती है, आपके हमसायों के अंदर से होती है। तो ये इसका मतलब है कि ये एक माशरती मसला है एक तरफ। दूसरी तरफ इसका सद्दबाब के अंदर इतना मुश्किल क्यों लग रहा है? अगर आप गौर करें ना महक, तो पाकिस्तान में किसी भी हुकूमत ने पिछले 70-80 साल में, जब से ये मुल्क बना है, हर हुकूमत किसी को भी उठाकर देख ले, उसने सिर्फ एक मामले के ऊपर, एक एरिया के अंदर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है, और वो है अपने मुखालफों की सियासत के मामले के अंदर। उसके अलावा पाकिस्तान का कोई ऐसा मसला नहीं है जिस पे किसी भी हुकूमत ने कहा हो कि नहीं, इस तरफ हमारी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे अपनी इस पॉलिसी को इन्फोर्स करने के लिए। इसीलिए आप देखती हैं कि आप सुथरा पंजाब प्रोग्राम जो है ना, उसके ऊपर तो आप अरबों रुपए लगा देते हैं क्योंकि वो नज़र आने वाली चीज़ है, उससे आपकी सियासत को बराह रास्त फ़ायदा होता है। लेकिन ये जो चंद हज़ार बच्चे हैं ना जिनका आप जिक्र कर रही हैं, ये पंजाब की
12.5 करोड़ की आबादी में किसको नज़र आ रहे हैं? तो जो चीज़ आँख ओझल पहाड़ ओझल वाली यहाँ पर बात है। तो ये रिजॉल्व जो है वो एक तरफ तो हुकूमत के हाथ में नहीं है, और दूसरी तरफ यहाँ जो जिस तरह से बच्चों को तालीम देनी चाहिए, मैंने देखा है कि पिछले 2 दहाइयों में ख़ास तौर पे इस एक फैक्टर के ऊपर कि ज़्यादातर ऐसे वाक़यात जो हैं वो जान पहचान अपने हलके के अंदर के लोग जो हैं वो करते हैं। इसके बारे में मगरिब में स्कूलों से वो शुरू हो जाते हैं बच्चों को ये समझाना कि जब आप अपने रिलेटिव्स के साथ हों तो किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। ये तालीम घर में ही नहीं, ये स्कूलों में भी दी जाती है, क्योंकि सबसे बड़ा ख़तरा भी इस तरफ से ही आता है। लेकिन यहाँ हमारा प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट का रिजॉल्व तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि उसकी तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पाकिस्तान के किसी मसले की तरफ नहीं है ना, सिवाय अपोजिशन पॉलिटिक्स के। तो जो हमारी जो माशरती तालीम हम अपने बच्चों को दे सकते हैं उसके अंदर भी, जैसा कि ज़ैम खान ने कहा, यानी बेसिक पॉइंट्स की क्लैरिटी अपने बच्चों को देना आमिर साहब बेहद जरूरी है। शहजाद साहब आपकी तरफ आते हैं। पंजाब से 80 केसेस, क्या ये सिर्फ रिपोर्टिंग में इजाफे का नतीजा है या वाकई पंजाब में बच्चों के खिलाफ जुराइम में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है? मेरा ख्याल है नहीं, ये सिर्फ एक इशारा है, ये इंडिकेशन है, जिस तरीके से जैगम ने कहा और बिल्कुल ठीक कहा कि ये तो बहुत टिप ऑफ द आइसबर्ग है। लेकिन इशारे भी बहुत होते हैं ना, कि अपने किसी ना किसी मसले को इंडिकेट करने के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। देखिए एक चीज मिसिंग है, मुझे नहीं मालूम कि इस जो आप जिसको कोट कर रही हैं, ये एक तज्जिए को या रिपोर्ट को, इसमें कोई इकोनॉमिक क्लास यानी कौन सी लेवल ऑफ माशरती लेवल थी जहां पर ये ज्यादा तादाद में ये चीजें रिपोर्ट की गई। ये बहुत अहम चीज होगी ये जांचने के लिए कि वो उस खास क्लास में एक चीज मामला हो रहा है। ये नहीं कि बाकी जगहों पे नहीं होते, लेकिन एक अगर मेजॉरिटी एक तरफ होगी, इशारतन आपको पता लग जाएगा कि मैक्सिमम प्रॉब्लम इस लेवल के अंदर है। अच्छा, उसकी वजह ये है, और हम जांच सकते हैं अपनी सोच के मुताबिक कि कहाँ पे ये सबसे ज्यादा मसले आ रहे हैं। बुनियादी चीज ये है कि वहां पर हुकूमत और रियासत की कोई मौजूदगी ही नहीं है। मैं उस लेवल की बात कर रहा हूँ। हम तो केपी की बात करते हैं, हम वो बलूचिस्तान की बात करते हैं कि वहां पर हुकूमत और रियासत नहीं है। मैं कहता हूं यहां पर हमारे इन जगहों पे हुकूमत और रियासत की मौजूदगी नहीं है। जब हुकूमत और रियासत की मौजूदगी नहीं होती और उसका ताल्लुक अपने शहरियों से खत्म हो जाता है ऐसी जगहों पे, तो स्पेस क्रिएट हो जाती है। उस स्पेस को फिर हर शख्स, खासतौर पे क्रिमिनल माइंडेड जो लोग हैं, वो अपने तौर पे इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात आ जाते हैं पेरेंटिंग के ऊपर। पेरेंटिंग का आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि वो पेरेंट्स हैं, अगर ये वो लेवल है और ज्यादा तौर पर वही होनी चाहिए जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, तो मेरा अपना ख्याल ये, बच्चे तो इनकी माएँ तो बाहर काम कर रही होती हैं, घरों के अंदर सफाइयां कर रही हैं, बाकी काम कर रही हैं। तो गुर्बत एक ऐसी बुनियादी वजह बन गई हमारी, जहां पर कि जिनके बच्चे बिल्कुल लावारिस घूम रहे होते, जिनको कोई देखने वाला नहीं होता, और वो चाहे किसी के हवाले कर जाए, किसी साथ अपनी उसके जान पहचान रिश्तेदार के, तो रिश्तेदार कैसे यूज करता है, कैसे एक्सप्लॉइट करता है उन बच्चों को, इसका भी हमें पता नहीं चलता। तीसरी बात, कानून, जहां पर पता लग भी जाए तो वहां पर हम करते क्या है? तो जब कानून अपना आप नहीं दिखा पाता और ये मुआशरा भी उसके बारे में इतना वरिड नहीं है, तो फिर ये चीज बार बार रिपीट होती रहती है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि 3-4 चीजें मिलके ये वो मसला खड़ा करती हैं जिसका कि हम इस वक्त अंजाम भुगत रहे हैं। और इस रियासत को और इस हुकूमत को अपने आप को कनेक्ट करना पड़ेगा लोगों के साथ, ताकि लोगों को पता हो कि हमारा कोई मुहाफिज, हम लावारिस नहीं और हमारा कोई मुहाफिज। बिल्कुल शहजाद साहब, आप ठीक कह रहे हैं। मैं अपने पैनल का शुक्रिया, इसके साथ साथ ये समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी औलाद और अपने बच्चों के मुहाफिज आप खुद हैं। अगर आपके लिए आपकी गवर्नमेंट कुछ नहीं करी तो आप कम से कम अपने बच्चों को एक महफूज पनागा ज़रूर फराहम करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।